आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय पार्टी के बारे में। कल हम लोग क्या देखे थे, तो निर्वाचन आयोग के बारे में जाने थे, जो कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता था। ओके देन, आज जानेंगे राष्ट्रीय पार्टी के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है तो समझते हैं। देखिए, कंडीशन क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अगर आपको प्राप्त करना है, क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी अगर आपको बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, टोटल लोकसभा सीट का आपको सीट टोटल जो है 2% लाना पड़ेगा। ठीक है, टोटल लोकसभा सीट अगर 543 है या 545 है, तो उसमें आपको 2% सीट आपको प्राप्त करना होगा, तब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक और कंडीशन क्या है कि टोटल लोकसभा वोट का, या तो टोटल लोकसभा सीट का 2% लाइए, या फिर टोटल लोकसभा वोट का 6% लाइए। ठीक है, तो भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ओके देन, और एक कंडीशन और है कि या तो ये कंडीशन फॉलो करिए, या तो तीन राज्यों में से आपको 4 सीट लाना पड़ेगा। ठीक है, या तो 3 राज्यों में से 4 सीट ले आइए, या फिर टोटल लोकसभा सीट का 2% ले आइए, या फिर टोटल लोकसभा वोट का 2%, टोटल लोकसभा वोट का 6% ले आइए। ये सब कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ओके देन, अब समझते हैं ध्यान से आगे। 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी, कहने का अर्थ ये है कि ये सब कंडीशन तो फॉलो करना ही होगा आपको। और उसके बाद एक कंडीशन और क्या है कि अगर आपका पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी अगर बन गया है, तो भी आपको नेशनल पार्टी या फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको दे दिया जाएगा। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए टोटल डाले गए वोट का 8% लाना पड़ेगा आपको। टोटल डाले गए वोट का कितना % लाना पड़ेगा, 8% लाना पड़ेगा, तब आपको जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दल बदल की कुछ कंडीशन है, कुछ नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर दल बदल लगाया जाता है। दल बदल का अर्थ क्या होता है कि कोई बीजेपी का पार्टी है और वो जाके कांग्रेस में सट गया। ये सब क्या है, ये सब दल है। ठीक है, बीजेपी से कांग्रेस में सट गया, ये क्या है, दल को बदल लेना। बीजेपी का नेता कांग्रेस में जाके चला गया, तो क्या किया, अपना दल को बदल के कांग्रेस में चला गया। तो दल बदल यही होता है। ओके, समझते हैं ध्यान से। इसे जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत उस समय जो पीएम थे राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया था, और 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया है। ये अनुसूची जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम देख चुके थे। दल बदल कानून के आधार पर पहली बार राजनीतिक दल को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, दल बदल के आधार पर जो है पहली बार राजनीतिक दल को संवैधानिक दर्जा मिला था। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे निम्न कंडीशन है, मतलब कुछ शर्त है जो आपके ऊपर दल बदल कैसे लगता है। ठीक है, वो देखते हैं। तो क्या बोला है, निम्न शर्त, दल बदल लागू होने के निम्न शर्त हैं कि दल बदल आपके ऊपर लगाया कैसे जाएगा, क्यों लगता है दल बदल, वो देखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला शर्त क्या है, दल बदल लेने पर, कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई बीजेपी का पार्टी है या कांग्रेस में चला गया तो आपके ऊपर दल बदल लगा दिया जाएगा। ठीक है, दल बदल लगा दिया जाएगा। ओके, या फिर निर्दलीय पार्टी अगर आप बना लेते हैं, ठीक है, तो भी आप दल बदल लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। ओके, निर्दलीय पार्टी बना लीजिए, निर्दलीय पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, तो भी आपको दल बदल लग जाएगा आपके ऊपर। तीसरा कंडीशन है पार्टी से त्यागपत्र देने पर। पार्टी से अगर त्यागपत्र अगर आप देते हैं, पार्टी से अगर त्यागपत्र अगर आप दे देंगे तो भी आपके ऊपर दल बदल लग सकता है, दल बदल लग सकता है। और एक कंडीशन आप एक बात और जान लीजिए कि दल बदल तभी लगता है जब कोई चुनाव नहीं हुआ हो। ठीक है, चुनाव ना हो जाने के बाद अगर आप दल और बदलते हैं तो आपके ऊपर दल बदल लगा दिया जाएगा। जो भी करना है चुनाव के पहले करिए, मतदान के पहले करिए, तभी आपके ऊपर कोई दल बदल नहीं लगेगा। तो तीसरा कंडीशन क्या था, पार्टी से त्यागपत्र देने पे भी आपके ऊपर दल बदल लगाया जा सकता है। मतदान से अनुपस्थित रहने पे, मतदान करने का टाइम आ गया है, ठीक है, मेरे पार्टी की तरफ से आपको मतदान करना है, ठीक है, मेरे पार्टी में, तो भी अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो भी आपके ऊपर दल बदल लगा दिया जाएगा। दल बदल का अर्थ ये होता है कि संसद की जो प्रक्रिया होती है, संसद की जो कार्रवाई होती है, या फिर महाभियोग, वो एक शब्द यूज होता था राष्ट्रपति के लिए, लतिया देना एक तरह से, तो वही होता है कि दल बदल एक तरह से होता है। ठीक है, अपने भाषा में वो दल बदल होता है। ठीक है, दल बदल
लग जाता है उसके ऊपर, कार्रवाई किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। हाँ, पार्टी, पांचवा कंडीशन क्या है, पार्टी निर्देश के विपरीत अगर मतदान कर दिए, ठीक है, मतदान देना चाहिए, मतलब बीजेपी का आदमी है, बीजेपी को ही मतदान करना चाहिए, लेकिन आप क्या किए, बीजेपी को वोट ना दे के कांग्रेस को वोट दे दिए, ठीक है, उसके पार्टी का मेंबर, तो भी उसके ऊपर दल बदल लगा दिया जाएगा। ओके देन, तो ये 5 कंडीशन है जो फॉलो करना पड़ता है दल बदल लगने के लिए। ओके, आप समझते हैं दल बदल कैसे नहीं लगेगा, वो देखते हैं। दल बदल कैसे नहीं लगेगा तो वो समझते हैं। पहला क्या है, गठबंधन होने पर, गठबंधन अगर कोई कर लिया और पार्टी अपना बना लिया तो भी दल बदल नहीं लगेगा, तो दल बदल नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, पार्टी निकाल दे, ठीक है, पार्टी निकाल दे, कोई बीजेपी का चेयरमैन है या फिर बीजेपी का कोई बड़ा मतलब ये है जिसका पार्टी है वो अगर किसी पार्टी को निकाल दे तो उसके ऊपर दल बदल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो पार्टी वाला निकाला है, वो खुद छोड़ के नहीं गया है, वो निकाला है तब न गया है, इस तरह से होता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि 2/3 सदस्य अगर त्यागपत्र दे दे, 2/3 सदस्य क्या करे, त्यागपत्र दे दे, आधा से ज़्यादा अगर त्यागपत्र दे दिया तो मतलब किसका गलती है, वो पार्टी में कुछ प्रॉब्लम होगा तभी तो त्यागपत्र दिया, तो भी आपको दल बदल नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब पार्टी में गड़बड़ी है इसलिए दल बदल नहीं लगेगा, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या है, 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो भी आपके ऊपर दल बदल नहीं लगेगा। ओके देन, पांचवा क्या है, 2 पार्टी की विलय हो जाए, 2 पार्टी विलय हो जाए तो भी आपके ऊपर दल बदल नहीं लगाया जाएगा। ये सब कंडीशन है दल बदल लगने का। ओके, तो ये सब कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 333 में क्या बोला गया है, एससी आयोग का गठन किया गया था, एससी आयोग का गठन किया गया था और एससी आयोग जो होता है वो एससी के हित में एससी आयोग का गठन किया जाता है। ओके, तो 333 आर्टिकल में ये बात बोला गया है और ये कब आया था, तो 65वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1990 में एससी आयोग का गठन किया गया था और आर्टिकल 333 के अंतर्गत ये आते हैं। ओके देन, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 338 में क्या है, तो एसटी आयोग का गठन किया गया था। एससी बोलेगा 333 और एसटी बोलेगा तो 338, एसटी आयोग का गठन किया गया था और ये कब किया गया था, तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में ये एसटी आयोग का गठन किया गया था। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 340 में क्या बोला गया है, ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, मतलब कहने का अर्थ यह हो गया पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया था। ओके देन, और किसके सलाह पे, तो काका केलेकर मंडल सिफारिश के सलाह पे जो है ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। किसके सिफारिश पे, काका केलेकर मंडल आयोग की सिफारिश पे। ओके देन, सबसे पुरानी जनजाति देखते हैं। सबसे पुरानी जनजाति अगर बोलेंगे आप लोग तो क्या बोलेंगे, जाखा जनजाति। सबसे पुरानी जनजाति जाखा जनजाति, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अंडमान निकोबार में। सबसे पुरानी जनजाति जाखा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार में ये जनजाति पाया जाता है। सबसे खतरनाक जनजाति बोलेगा, सबसे खतरनाक जनजाति अगर आप बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, तो सबसे खतरनाक जो जनजाति है वो होता है कौन, तो सेंटलीज जनजाति को खतरनाक जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। ओके, सर्वाधिक बोलेगा एससी। सर्वाधिक अगर एससी बोलेगा तो किस राज्य में पाए जाते हैं सर्वाधिक एससी, तो वो पाए जाते हैं यूपी में। सर्वाधिक एससी कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं यूपी में। ओके, सर्वाधिक अगर एसटी बोल दिया तो सर्वाधिक एसटी पाए जाते हैं एमपी में। सर्वाधिक एससी बोलेगा तो यूपी में, सर्वाधिक एसटी बोलेगा तो एमपी में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, तो सबसे बड़ी जनजाति में कौन आता है, तो वो आता है भील जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति में भील जनजाति आते हैं। ओके, वो कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, तो कौन सी जनजाति है वो, तो थारू जनजाति। थारू जो जनजाति है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दिवाली को वो नहीं मनाते हैं खुशी के रूप में, बल्कि शोक के रूप में मनाते हैं। ओके, अब देखते हैं भाग 17। भाग 17 में जो है, भाग 17 में राज्य भाषा की बात बोली गई है। भाग 17 में किसकी चर्चा है, राज्य भाषा की चर्चा है। ओके देन,
और राजभाषा कितने तरह के होते हैं? तो एक होते हैं राष्ट्रभाषा, एक होते हैं राज्य की भाषा। ओके, राष्ट्रभाषा मतलब देश की लोकप्रिय भाषा। देश की लोकप्रिय भाषा के श्रेणी में किसे रखे हैं? तो हिंदी को देश की लोकप्रिय भाषा की श्रेणी में रखे हैं हम लोग। और राज्य की राजभाषा हम किसे रखे हैं? तो राज्य की लोकप्रिय भाषा, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा होती है। जैसे बिहार राज्य की अलग भाषा है, हिंदी और उर्दू को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया गया है, तो ही बात बोला गया है। तो यहाँ समझते हैं राजभाषा। राजभाषा में क्या आते हैं? तो एक होता है संघ की राजभाषा, एक होती है राज्य की भाषा। संघ की राजभाषा तो हिंदी हो गया, ठीक है, और राज्य की अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य की राजभाषा अपने हिसाब से वो रखते हैं। ओके देन, अब समझते हैं आगे। 343 आर्टिकल 343 में जो है राष्ट्र की राजभाषा के बारे में बोला गया है, जो कि संघ की राजभाषा क्या होगी? तो वो हिंदी को लोकप्रियता दिया गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे 344 में क्या है? तो आगे 344 में क्या बोला गया है? राज्य की राजभाषा के बारे में बोला गया है, जो कि राज्य की राजभाषा आयोग के बारे में बोला गया था, जो कि इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बीजी खेर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और इसकी सिफारिश पे जो है इस तरह से राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ओके, और आर्टिकल 344 के अंतर्गत ये आते हैं। ओके, 345 में क्या बात बोला गया है? राज्य की राजभाषा कहने का अर्थ ये हो गया, कौन सा राज्य कौन से राजभाषा अपने हिसाब से राजभाषा रखना चाहता है, उसका जो चर्चा किया गया है आर्टिकल 345 में किया गया। जैसे कि बिहार की कौन सी भाषा होनी चाहिए अपने हिसाब से? तो हिंदी और उर्दू को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है, ठीक है, भाषा के रूप में। जम्मू कश्मीर की भाषा क्या होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर में भी हिंदी और उर्दू अधिकतर बोले जाते हैं। तो अपने हिसाब से वो राज्य जो है अपने हिसाब से राजभाषा रख सकता है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नागालैंड, जैसे कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है, ठीक है। उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या रखी गई है? तो हिंदी और संस्कृत रखी गई है। उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या रखी गई है? हिंदी और संस्कृत रखी गई है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 348 में क्या बात बोली गई है? आर्टिकल 348 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कामकाज की जो भाषा की बात बोली गई है वो आर्टिकल 348 में बोली गई है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होनी चाहिए, क्या है भाषा? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है वो अंग्रेजी रखी गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषा चलती है वो ज़्यादातर अंग्रेजी चलती है। ओके, आर्टिकल 350 में क्या बात बोला गया है? तो प्राथमिक शिक्षा की बात बोली गई है। प्राथमिक शिक्षा की बात बोली गई है। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा में एक देखते होंगे, एक पेंसिल इस तरह से रखा रहता है, ठीक है, और पेंसिल के ऊपर जो है 2 व्यक्ति खड़ा रहता है, ठीक है, सब शिक्षा अभियान करके। तो ये प्राथमिक शिक्षा की बात बोली गई है, जो आर्टिकल 350 के को में ये बात रखा गया है। ओके, आर्टिकल 351 में क्या बात बोला गया है? तो आर्टिकल 351 में जो है राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करेगी। कहने का अर्थ ये हो गया, आर्टिकल 351 में हिंदी को प्रोत्साहन दिया गया है। कहने का अर्थ ये हो गया कि ज़्यादातर राज्य में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है 351 आर्टिकल के तहत ये अपना हिंदी भाषा के विकास की बात बोली गई है। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भारत की अगर लिपि बोल दिया, भारत की लिपि अगर बोलेगा तो क्या है भारत की लिपि? तो देवनागरी। भारत की लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा में भारत की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उस वीडियो को हम और भी अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो ये वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट थोड़ा सा ही पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।